हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम ईरानी जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पहलवी वंश से। तो एक सेना में अफसर थे जिनका नाम था रेजा शाह। तो वो जो है सो कजार वंश का तख्ता पलट करके सत्ता हासिल किए थे और उन्होंने ईरान को आधुनिक बनाने के लिए पहल की थी, कई कदम उठाए थे। फिर तो ये समय था 1921 का, जब एक सैन्य अफसर रेजा शाह ने कजार वंश का तख्ता पलट करके सत्ता को प्राप्त किया था। फिर आता है समय 1926 का, जब रेजा खान को औपचारिक रूप से किंग घोषित किया गया। उन्होंने अपने नाम में पहलवी जोड़ लिया और इस तरह पहलवी राजवंश की स्थापना की। फिर आते हैं हम 1935 में, जब पर्शिया का नाम ईरान कर दिया गया। रेजा शाह की छवि उदारवादी शासक से तानाशाह की बन गई और तानाशाह बनते ही उन्होंने जनता का जो ख्यालात है इस सब पर जो ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी अभी भी ईरान की जो छवि थी सो राष्ट्र को आधुनिक बनाने के लिए पहल की जा रही थी। लेकिन इनको मतलब ऐसा माना जाता है कि जब पर्शिया का नाम ईरान कर दिया गया तो उनकी जो छवि, काम तो कर रहे थे देश को आधुनिक बनाने का, लेकिन उनकी छवि एक तानाशाह की बन गई। फिर 1941 में रेजा खान के पुत्र मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ईरान के शासक बने। उसके बाद फिर 1963 में जो एक इस्लामिक क्रांति हो गई। मोहम्मद रेजा शाह ने ईरान का पश्चिमीकरण के लिए जो कोशिश किया था उसका नाम दिया गया था द व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के जगह पर अब इस्लामिक जब क्रांति हुई तो जो धार्मिक नेता थे आयतुल्लाह खोमैनी, वो आए सत्ता में। पूरा शासन के बागडोर को और देश को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया और फिर इस्लामिक क्रांति से वो देश के शीर्ष धार्मिक नेता बने। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि आज मजहबी क्रांति के बाद पूरा दुनिया में लगभग आधी जो दुनिया है और दुनिया के जो शक्तिशाली देश सब हैं उससे इनकी दुश्मनी है। कोई छोटा सा देश नहीं है ईरान। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 16.48 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश है और आबादी के भी हिसाब से 8.58 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। तो उसके बाद अगर GDP की बात करें तो 1.72 ट्रिलियन डॉलर इसकी इकोनॉमी है। और फिर भी आज ये देश में जनता की स्थिति कैसी है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, महिला स्वतंत्रता नहीं है और कैसे मतलब विरोध प्रदर्शन करने पर फांसी दे दिया जाता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है। और पहले क्या था, पहले अमेरिका का ईरान के साथ बहुत अच्छा संबंध था। धार्मिक क्रांति की बात करें, जब आयतुल्लाह खोमैनी देश के शीर्ष धार्मिक नेता बने, उससे पहले जो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था उसमें भी अमेरिका का काफ़ी सहयोग मिलता था ईरान को। और पहला जो ईरान का परमाणु रिएक्टर है उसको भी अमेरिका ही ने दिया था। लेकिन धार्मिक क्रांति और फिर नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों के एक समूह द्वारा अमेरिकी दूतावास में जो काम कर रहे थे 52 डिप्लोमेट, उनको बंदी बनाने की घटना हुई। या उसके बाद से दोनों देश के बीच में जो राजनयिक संबंध था वो भी ख़त्म कर दिया गया था और राजनयिक संबंध से ज़्यादा जो डिप्लोमेट्स रिलेशनशिप थे वो सभी समाप्त हो गए, या यूँ कह सकते हैं समाप्ति के कगार पर पहुंच गए। और फिर एक समय आया 7 अप्रैल 1980, जब ईरान के साथ तमाम संबंध को समाप्त करने का औपचारिक ऐलान अमेरिका ने किया। अब हम मजहबी क्रांति के बाद देख सकते हैं कि दुनिया भर के जो देश हैं उसके साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है। हाल ही फिलहाल में हम देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को सीरिया स्थित ईरानी दूतावास के पास इजरायली सेना की एक एयर स्ट्राइक में ईरान के 2 शीर्ष आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे।
इसके बाद से ही इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका बताई जा रही थी और उसने 14 अप्रैल को की रात को 300 से भी अधिक मिसाइल के साथ इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन शुक्र है कि ये मतलब स्थिति और ज़्यादा बहुत बिगड़ी नहीं। तो मजहबी क्रांति के बाद हम देख सकते हैं कि कैसे जो आतंकी समूह सब है उसके साथ ईरान का कैसा संबंध होगा। जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह हो, या इराक के शिया मिलिशिया गुट हों, या फ़िलिस्तीन के हमास हों, और यमन के हूती समूह के साथ ईरान का संबंध जग जाहिर है और चर्चा होती रहती है। आए दिन समाचार पत्र में आप इसको देख सकते हैं कि कैसे सैद्धांतिक तौर पर ही नहीं बल्कि हथियार सबसे भी ईरान इन आतंकवादी गुटों को समर्थन देता है और सहायता भी करता है और इनके संरक्षक का भी काम करता है। अब ये इन ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि ये वही ग्रुप हैं जो अमेरिका, पश्चिम देश और इजराइल को अपना शत्रु के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पश्चिमी देश सब है उससे यूरोपीय जो देश हैं उनके साथ भी इसके संबंध बड़े कड़वे हैं। मानवाधिकार को लेकर के ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और यूरोपीय संघ ने सबसे पहले 2011 में ईरान में इन्हीं गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन की वजह से उसके खिलाफ व्यापक प्रतिबंध लगाया था। अब हम चर्चा करते हैं सऊदी अरब या दूसरे जो मतलब इस्लामिक देश हैं उनके साथ। तो ईरान और सऊदी अरब में पूरा इस्लामिक दुनिया को नेतृत्व करने के लिए होड़ मचा हुआ है। दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। अरब का मानना है कि पूरे इस्लामिक जगत का वही एक नेता है, लेकिन फिर जब धार्मिक क्रांति होती है तो उसके बाद से ईरान और सऊदी अरब सीरिया, बहरीन और यमन जैसे देशों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए आपस में उलझ जाते हैं। फिर अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान जो है सो शिया बहुल इलाका है, 95% आबादी वहाँ शिया का है और ऐसा माना जाता है कि मतलब सुन्नी आबादी जो है उसके साथ वो भेदभाव करता है और सुन्नी के साथ पाकिस्तान की बड़ी सहानुभूति रहती है। तो अक्सर आरोप लगाते रहता है ईरान कि अल्पसंख्यक सुन्नी सबका वो मदद करता है और पाकिस्तानी एक आतंकवादी संगठन है वो पाकिस्तान में, जैश अल अदल। तो ईरान उसको आतंकवादी संगठन मानता है और उसका मानना है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार इस सुन्नी संगठन का मदद करती है। और इजराइल के साथ तो हम देख ही रहे हैं कि कैसा उसका संबंध है, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। ईरान ही एक ऐसा दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन अप्रैल 1979 में अयातुल्लाह खमेनी के द्वारा जब इस्लामिक क्रांति हुआ तो उसके बाद से हम देख सकते हैं कि कैसे ईरान ने इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि इसके बावजूद भी कई बार पहल हुई, कोशिश हुई कि सुधार हो संबंध में। तो फिर 1980 की बात है, 1980 ईस्वी में जब इराक द्वारा ईरान पर अचानक हमला किया गया तो इजराइल ने ईरान को मतलब सैनिक सहायता दी थी और लॉजिस्टिक सहायता भी दी थी। तो फिर उसके बाद इस तरह से हम देख सकते हैं कि बीच में संबंध सामान्य भी बना और ईरान की उसने मदद भी की थी। लेकिन फिर जब उसका मतलब अपना सध गया ईरान का तो फिर उसने मजहब के आधार पर फिर उससे दुश्मनी मोल ली और 1985 ईस्वी से हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ। फिर 2006 में लेबनान युद्ध के बाद दोनों के संबंध बहुत निचले स्तर पर पहुंच गए, जब इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड पर आरोप लगे कि इजराइल पर हमले के लिए उसने हिजबुल्लाह को मदद की थी। तो इस तरह से ये जो मतलब इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन हुआ तो इसमें क्या होता है कि धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है और एक भी धर्म के जो अलग अलग मतलब गुट हों या अलग अलग पंथ हों तो उसके साथ भी न्याय नहीं हो पाता है। अब मतलब इस्लाम धर्म की ही बात करें तो इस्लाम धर्म में भी जो अलग अलग स्कूल हैं तो उसके बीच में ऐसा मतभेद हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि क्रांति का जो दिशा है वो सही हो और मतलब धर्म के आधार पर ये नहीं हो, धर्म के आधार पर हो
तो जैसे भारत में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तो धर्म सुधार आंदोलन के बाद क्या हुआ कि धर्म में जो व्यापक बुराई है और कुरीति है उसको हटाने की बात की गई। धर्म में मतलब अगर जैसे जाति पाति है या मतलब उस किसी खास जाति में रंग रूप लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो ऐसे जो धर्म सुधार आंदोलन होते हैं उसके मदद से उसको मिलती है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि मतलब मजहब के आधार पर जो मतलब क्रांति होती है, तो सारे क्रांति मतलब पिछड़े ही के लिए नहीं होता है, जब हम उसके दिशा, तो धार्मिक क्रांति में धर्म में सुधार के लिए हो रहा है या कट्टरपन फैलाने के लिए हो रहा है, इस पर निर्भर करता है इसकी सफलता। और मूल में है कि हम मानवीय विकास, मानव का कल्याण चाह रहे हैं या फिर धर्म के आधार पर पूरा अपना शासन थोपना चाहते हैं, वैचारिक स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहते हैं, इस पर ये निर्भर है।